स्टेटमेंट के हवाले से, जो इटली के स्टूडेंट वीज़ा में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसकी वजह से आपका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, लेट्स से अगर 2 केसेस होते हैं, एक जो जॉब कर रहा है जिसके पास सैलरी स्लिप्स होती है, दूसरा जिसका बिज़नेस है, तो वो कैसे जस्टिफ़ाई कर सकता है अपनी बैंक स्टेटमेंट को? किसी का फॉरेन अकाउंट है तो फॉरेन वाले भी लोग आए हुए हैं, कैसे जस्टिफाई करने कहाँ से आए? सही। अब हम बात करते हैं कि यूजुअली स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि करंट अकाउंट होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए। केस को ज़्यादा स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे, जो कुछ होते हैं जो सेल्फ स्पॉन्सर होना चाहते हैं। सेल्फ स्पॉन्सर वर्सेस अगर आपके स्पाउस या पेरेंट्स स्पॉन्सर्स हैं। जो रेमिटेंस वगैरह होते हैं उसके भी एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स बन जाते हैं, स्पॉन्सर सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स, मामू, चाचू जिस जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उसका तरीका ये है, उनके पास सर्विस लेटर पे एक सर्विस लेटर निकल आता है जिसपे शो करता है कि ये बंदा करंटली यहाँ पे एम्प्लॉई है, 16, 17, 18, 19 ग्रेड का ऑफिसर है। प्राइवेट जो फर्म है उसके अबू रिटायर्ड थे। जैसे आपने अच्छी बात है, हमें अपना भी एक केस जो है ना शेयर करना चाहिए। जैसे आपने अपनी बात बताई कि आप टैक्स लॉयर हैं, आप जब उनके साथ बैठेंगे उनको बताएंगे भाई ऐसे ऐसे मैंने इटली के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे इतनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। यही कहते हैं ना, इधर उधर से पैसे लेकर रख लेते हैं, फिर शो करते हैं कि भाई गाड़ी भेज दी, लेकिन उसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए। तो जो वीजा फाइल करने जा रहा है ना, बेस्ट ये है अपना फोरसाइट मतलब रेडी होने के लिए वो क्या करे, जो बेचारे दोस्तों से रिश्तेदारों से पैसे लेकर बैंक में रखते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन अब बेस्ट तरीका उसको प्रूफ करने का, पैसों को एलिजिबल करने का, वो यही है कि आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फाइनेंशियल बिल्कुल ही लो होते हैं, ठीक है, वो लाइक 10-12 लाख भी मुश्किल से जो है ना अरेंज कर पाते हैं। तो उनके लिए कोई टिप्स हों, कोई और ट्रिक्स लाइक जो थोड़ी हेल्पफुल हो उनके लिए? लेकिन वो सेल के डॉक्यूमेंट्स अगर आप शो कर देंगे ना, देखिए आप कोई भी वीजा ऑफिसर होगा उसको ये चीज तो समझ में आएगी ना भाई। बैंक स्टेटमेंट कितनी रखनी चाहिए? कुछ बोलते हैं कि वो 30-40 लाख हो, कुछ बोलते हैं इससे ज़्यादा हो, कुछ बोलते हैं 20 लाख हो तो भी ठीक है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो बैंक से उठा लें, मैनेजर सपोर्ट करते हैं कुछ एडिशनल पैसे लेकर, ये वो एक झूठी फेक इस बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। सेल के डॉक्यूमेंट शो कर देना सीधे सीधे, जो कि एफबीआर में भी शो होंगे, ठीक है। इस अकाउंट को आप शो करने वाले हैं आज से कल से, जितने भी आपके। मैंने एक बंदे को देखा था, उसने 3 स्पॉन्सर किए। मैं किसी या आप किसी को ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी बंदा यहाँ हेलो, वेलकम बैक टू गुलशन इन यूरोप चैनल। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही कमाल होने जा रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, जो इटली के स्टूडेंट वीज़ा में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसकी वजह से आपका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया और पाकिस्तान में हज़ारों स्टूडेंट को गाइड किया, जिनमें से कई सारे स्टूडेंट्स लाइक अगर हम हंड्रेड्स में बात करें कि वो अभी इटली में होंगे, आसिम भाई, और इनका एक ग्रुप है सिंधी स्टूडेंट्स इन यूरोप, और जो सपोर्ट करते हैं ना सिर्फ सिंध और ओवरऑल पाकिस्तान और एशिया से स्टूडेंट्स को, और इनकी वजह से ही हम यहाँ पे आके पहुँचे हैं। थैंक यू आसिम भाई आपके टाइम के लिए। और आज सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू गुलशन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम। यार मेरा नाम आसिम महर है और मेरा ताल्लुक सिंध से। यूरोप आने से पहले मैंने यूनिवर्सिटी से MSc किया था और पिछले कुछ सालों से मैं यूरोप में ही हूँ। तो ये छोटा सा मेरा तारुफ है। आसिम भाई, जिस तरह स्टूडेंट्स को काफ़ी ये क्वेश्चंस होते हैं कि बैंक स्टेटमेंट के हवाले से ना, अभी जिस तरह टाइम चल रहा है, फरवरी मार्च चल रहा है, सही है, तो अभी से वो बैंक स्टेटमेंट बनाएं या फिर ऑन स्पॉट जो है ना वो बैंक स्टेट पैसे रखवा के और वीज़ा के लिए फाइल सबमिट करें? यार बैंक स्टेटमेंट का जो मसला है वो काफ़ी लोग उसको, जो उसकी बुनियाद है उसको समझने में थोड़ा सा मसला कर जाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट है क्या और कितने मंथ की होनी चाहिए। तो जो इटली का प्रोसेस है उसमें आपने अक्सर कहीं जो गाइडलाइन दी होती है कॉन्सुलेट की या एम्बेसी की, उन्होंने लिखा होता है कि भाई 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। उसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो, मतलब 6 महीने पुराना अकाउंट हो। लेट से वो अकाउंट आपका 10 साल पुराना भी हो सकता है, 3 महीने पुराना भी हो सकता है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो लेट से आप जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो आप अचानक से एक अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो जो जनरल परसेप्शन है जो हमें करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट अकाउंट थोड़ा पुराना हो, क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं कि भाई 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट हो। वो 6 महीने देखना चाहते हैं कि आपने अकाउंट में ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन की है जिससे पता चले वाकई भाई जो आपने आखिर में जो पैसे रखे हैं वो वाकई एक मैच्योर किस्म से पैसे आपके आए हैं। और जो आप इनकम सोर्स शेयर करेंगे उनके साथ कि भाई हमारी इनकम ये, सोर्स ऑफ इनकम ये, इस वजह से हमारे इतने पैसे आखिर में पड़े हुए हैं जो क्लोजिंग बैलेंस है।
तो बेहतर ये 6 महीने से पुराना बैंक अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का 3 महीने पुराना भी बैंक अकाउंट है ना, वो भी चल सकता है। सही। तो जो आप पैसे रखेंगे आखिर में, जो बैंक स्टेटमेंट निकाल के जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो रिक्वायर्ड बैलेंस है वो अराउंड 6,200 के करीब है इटली का, उसको आपने जस्टिफाई करना है कि ये पैसे कहाँ से है, जो कि पाकिस्तानी 19-20 लाख के करीब है। तो ये एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 6 महीने या 2-3 महीने का भी अकाउंट हो ना, वो चल जाता है, लेकिन आपको पैसे जस्टिफाई करने हैं कहाँ से आए। सही। अब हम बात करते हैं कि यूजुअली स्टूडेंट ये पूछ रहे होते हैं कि करंट अकाउंट होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए। एक ये क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन कि पाकिस्तानी अकाउंट हो या बाहर, मतलब कि जिनके स्पाउस अगर होते हैं बाहर फॉरेन में कहीं पे वो जॉब कर रहे हो, तो वो भी अकाउंट हो सकते हैं। हाँ, करंट और सेविंग की बात यह है कि करंट और सेविंग दोनों चल सकते हैं। क्योंकि मैं अगर अपनी भी बात बताऊं तो मैंने सेविंग अकाउंट भी शो किया था, करंट भी शो किया था, मतलब अबू के नाम का ही, मेरे अबू स्पॉन्सर थे। इसी तरह से मैं काफ़ी लोगों के साथ राब्ते में होता हूँ, या काफ़ी दूसरे सीनियर दोस्त भी हैं जो दूसरे दोस्तों को गाइड करते हैं, या हम आपस में बैठते हैं, या जैसे आप लोग आ जाते हो तो आपसे हम बैठ सही। के गपशप भी करते हैं। आपके केसेस भी हमने देखे होंगे काफ़ी दोस्तों के, सबके एक एक का तो अब केस याद नहीं है, लेकिन जब हम डिस्कशन करते हैं तो काफ़ी लोगों के सेविंग्स अकाउंट है। हाँ, मैं ये कहूँगा सेविंग्स या करंट अकाउंट दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और क्योंकि ये हमें पता तब चलता है कि जब हम दोस्तों के साथ बात वगैरह करते हैं, तो तकरीबन लोगों ने सेविंग पे कम, मैंने मेरा अपना अकाउंट सेविंग भी था और करंट अकाउंट भी था, दोनों थे मेरे अब्बू के, तो दोनों मैंने वो शो किए थे। फॉरेन में एक ग्लिच है तो पाक जो कॉन्सुलेट है और एम्बेसी है वो आपको कहती है भाई अकाउंट पाकिस्तानी होना चाहिए, जो आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। तो उसका तरीका ये होता है, जिसका भी भाई या फादर या जो ब्लड रिलेटिव आपका बाहर रहता है, जो एफआरसी में है, क्योंकि स्पॉन्सर आप सिर्फ उसी को ही कर सकते हो। इन स्पेशल केसेस काफ़ी लोग बेचारे हैं जिनके मतलब पेरेंट्स नहीं होते, या वो सिंगल होते हैं फैमिली में, तो उनको चाचू या मामू स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। फिर उसके लिए आपको एफिडेविट ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं कि भाई मेरे वालिद वालदा नहीं है, मेरे भाई भी मतलब अभी छोटे हैं लेट से, तो मेरे चाचू अम्मी अबू के बाद मेरे चाचू या मामू मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसका एफिडेविट वगैरह बना के आपको बाकायदा वो लीगल वे में दिखाना पड़ता है कि शुरू से ही वही आपके गार्जियन है और वही आपको सपोर्ट करें। नॉर्मली आपको एफआरसी वाले लोग दिखाने हैं, आप अकाउंट दिखा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने अकाउंट दिखाए हैं, बाहर के भाई या उनके वालिद बाहर होते हैं, लेकिन उनको करना ये होता है सेम, उनका भाई या फादर बाहर है तो उनके अकाउंट पाकिस्तान में बने हुए होते हैं। अगर नहीं बने हुए तो वो पाकिस्तान में अकाउंट बना ले उनके। एक चीज दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपना अकाउंट बना ले, सही है, जहाँ जो आपका अपना अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी बैंक का पाकिस्तान में, सही। सही। जाहिर बात है भाई आपको पैसे भेज रहे होंगे या आपके फादर आपको पैसे भेज रहे होंगे, तो आप इनकम सोर्स तो उनकी बाहर वाली दिखा दें, उनके जो टैक्स रिटर्न, जो जॉब ऑफर है वहाँ के बाहर के दिखा के आप यहाँ जो बैंक स्टेटमेंट है अपनी उसमें पैसे रखवा के आप बता सकते हैं कि भाई स्पॉन्सर जो मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे भाई भाई पैसे भेज रहे हैं बाहर से। सही। और जो रेमिटेंस वगैरह होते हैं उसके भी एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स बन जाते हैं। आप किसी लॉयर के साथ बात करेंगे, वो आपको मशवरा देगा कि भाई जो बाहर के पैसे आ रहे हैं आपके भाई के, उनको हम टैक्स रिटर्न्स में कैसे शो कर सकते हैं। सही। तो उसका भी एक लीगल वे है, लेकिन बाहर का अकाउंट एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, आपको एम्बेसी या कौंसिल आपके डॉक्यूमेंट्स लेगी नहीं, क्योंकि उसमें क्लियरली पॉलिसी है कि आपके पाकिस्तान के बैंक स्टेटमेंट और एफबीआर वगैरह जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो पाकिस्तानी होने चाहिए। सही। अब ये क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्सर सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप हो सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव्स, मामू चाचू, जिस तरह आपने बात किया, इसको अगर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें तो। यार जो बिल्कुल जो हम रूल ये है कि एफआरसी पे जो लोग लिखे हुए हैं ना, ब्रदर मदर सिस्टर या फादर, ये होने चाहिए। फिर मैंने दूसरी बात एडिशनल ये कही कि इन सम केसेस अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है या वो सिंगल है, उसके पेरेंट्स के पास वाकई कोई बड़ा भाई बहन नहीं है, उसके चाचू मामू या कोई भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी कर सकते हैं सपोर्ट, मतलब गार्जियंस जो हैं, लेकिन उसका फिर आपको डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे वाकई आपके पेरेंट्स नहीं है, ठीक है। शुरू से ही आपके जो गार्जियन है वो आपके चाचू या मामू है, फिर उसका एफिडेविट भी आप बना के एक मतलब एक रिलेशन तो शो कर देंगे ना, एटलीस्ट आपके चाचू हैं या अंकल हैं जो भी हैं उनके साथ आपका ताल्लुक है। सही। इन इन केसेस में हो सकता है, लेकिन अगर एफआरसी में आपके फादर मदर मौजूद हैं, ब्रदर, उनकी इनकम सोर्स भी है, तो वो होने चाहिए, क्योंकि लिखा यही हुआ है। अगर गाइडलाइन आप पढ़ेंगे, मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ जो एम्बेसी की या कॉन्सुलेट की है। सही। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें, लेट्स से अगर 2 केसेस होते हैं, एक जो जॉब कर रहा है जिसके पास सैलरी स्लिप्स होती है, दूसरा जिसका बिज़नेस है, तो वो कैसे जस्टिफ़ाई कर सकता है अपने बैंक स्टेटमेंट को? यार बिजनेस के भी टैक्स रिटर्न्स बन जाते हैं एफबीआर में। आपको मैं टैक्स रिटर्न की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग गए थे उस वक्त से इन्होंने, जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने एफबीआर को थोड़ा एक्टिव किया था, तो उसके बाद
अब आप कहीं भी बाहर अप्लाई करते हैं तो आपको लाजमी ये मैंडेटरी हो गया है कि टैक्स रिटर्न्स दिखाने हैं। तो जो बिजनेस पर्सन हो या सैलरीड हो, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है काफी लोगों को ये एफबीआर और टैक्स रिटर्न्स की मालूमात नहीं है। अक्सर लोगों के एनटीएन नंबर ही नहीं बने हुए हैं ना, काफी जो एग्जैक्टली। सरकारी प्लांट भी लोग हैं वो चलते हुए आ रहे हैं, तो सरकार भी कोई इतना उन पर प्रेशर नहीं रखती, फिर अचानक से लोग एफबीआर के रिटर्न्स वगैरह या फाइलर बन जाते हैं। तो फाइलर बनना तो लाजमी है, सही है। और दूसरी बात आपने ये कही कि बिजनेस और सैलरीड पर्सन, सैलरी वाला जो पर्सन है उसका सीधा सीधा सिंपल मतलब कैसे? केस को सिंपल रखना चाहिए ना, इतना कॉम्प्लिकेट बंदा ना करे। आप उसमें पहले तो ये बताएं आपकी जॉब कौन सी है। जरूर जॉब ऑफर लेटर मिला हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लेटर इनिशियल मिलता है आपको जब आपकी जॉब शुरू होती है, एग्जैक्टली। सही है। सरकारी हो तो सरकारी लेटर भी मिल जाता है कि अगर लेट से वो पुराना कोई 1990 का या कभी लेट से उसको जॉब मिली हुई है, वो कहेंगे सर अभी हम कहाँ से लेकर आए हैं, सरकार इधर उधर हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उसका तरीका ये, उनके पास सर्विस लेटर पे सर्विस लेटर निकल आता है जिसपे शो करता है कि ये बंदा करंटली यहाँ पे एम्प्लॉई है, 16 17 18 19 ग्रेड का ऑफिसर है। प्राइवेट जो फर्म है उसको तो आप एचआर को कह सकते हैं कि भाई मुझे लेटर निकाल के दे दो जिसमें शो हो कि मैं यहाँ पे करंटली काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया जॉब लेटर। उसके अलावा सैलरी स्लिप 3 महीने की होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं सैलरी स्लिप को भी 6 महीने की ले जाते हैं, वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप आप नहीं मांग रहे। 3 महीने के इसलिए मांगते हैं, देखते हैं कि जो आपने सैलरी शो की है क्या उसमें वेरिएशन तो नहीं है, वाकई सही। सैलरी वो वही आ रही है जो आपने शो की है। और बाकी टैक्स रिटर्न्स हो गए। और 3 चीजें ये तो मेन है जो सैलरी वाला पर्सन है। बाकी जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस में मैं ये कहता हूँ कि एक तो टैक्स रिटर्न्स हो गए जो मेन है, फाइलर जारी बात है वो बिजनेस आपका डिक्लेयर होता है। उसमें 2 3 चीजें हैं, एक तो ये कि बिजनेस का लेटर हेड हो। अब लेटर हेड वाला जो जो बात है लेटर हेड वाली, वो काफी हमारे पाकिस्तान में वो कल्चर ही नहीं है, ठीक है। जो रेस्टोरेंट्स होंगे ना सिर्फ वहां पे लिखी होती है सर्विस कौन कौन सी हम चीजें बेच रहे हैं। जो आम बंदा है, आम बंदे से मुराद कोई लेट से केमिकल का कारोबार कर रहा है, फ्रूट्स का कारोबार कर रहा है, या काफी कोई किसी भी किस्म का कारोबार है, या कोई छोटा किसी के पास छोटा सा कारोबार होता है, उसको आप कह दो ना कि यार बैंक वो अपना बिजनेस लेटर हेड लेकर आओ, या कौन कौन सी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो वो परेशान हो जाते हैं, ये कौन सी चीज हमने कभी सुनी नहीं है, अबू ने बताई नहीं है, देखी नहीं है हमने। तो मैं उसको कहता हूँ भाई देखी नहीं, आप अपनी बना तो सकते हो ना, ये तो बात सच है ना। जो भी सही। आपका बिजनेस है उस बिजनेस में आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। तो बिजनेस लेटर हेड हो जिसपे बिजनेस का प्रॉपर नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो। फिर नीचे आप 2 या 1.5 पेज का खुद अपना बना सकते हैं, सही। अपना कौन कौन सी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि बिजनेस लेटर हेड पे आप सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो लिख कर दें, ताकि एक बाकायदा जो बंदा सामने वाला पढ़े ऑथेंटिक उसको लगे। पता चले भाई प्रोफेशनल बंदे हैं, कौन सी सर्विसेज ये देते हैं, वाकई इस सर्विसेज से इतने पैसे आ सकते हैं। सही। एक चीज तो ये हुई, लेटर हेड पे जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो लिख कर दें, खुद बना लें, अपना बना लें यार, ठीक है। और कलरफुल हो, थोड़ा सा बेहतर है कलर कॉपी हो ताकि वो थोड़ा अच्छा सही। सा लगे। उसके अलावा लेटर जो बिजनेस कार्ड होता है वो भी होना चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है। अब काफी लोग जैसे मैंने कहा ना, छोटे बिजनेस वालों के पास वाकई वो बिजनेस कार्ड बेचारे नहीं होता है, ठीक है। वो दुकान सालों साल चलते, उनको से उनसे पूछो ना, नंबर तो देना अपना, वो लिख कर दे देते हैं मोबाइल का, वो कार्ड नहीं देते कभी भी आपको। तो वो कार्ड एक आप खुद बना लें, सही। मतलब कार्ड की फॉर्मेट देके, कभी कार्ड नहीं देखा है गूगल करेंगे भाई बिजनेस कार्ड कैसा होता है, ऐसा कार्ड देख के आप एक ही कार्ड प्रिंट करवा लें जो वीजा के लिए जमा करवाना होगा, सही। एक कार्ड। तो बिजनेस कार्ड होना चाहिए, टैक्स रिटर्न्स हो गए, सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करते हैं, बैंक स्टेटमेंट वही 6 महीने की हो गई। और बस यही है। अगर ऐसे कोई लंबी लंबी ट्रांजेक्शन हुई है तो आपके उसके पास प्रूफ है कोई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, सीजनल बिजनेस होता है जिनका, हमारे यहाँ एग्जैक्टली। जैसे काफी लोग होते हैं मेरा उनका फ्रूट्स पर्सनली। का सब, वो थोड़ा सीजनल है, फिर वो सीजन के हिसाब से मतलब लंबी लंबी ट्रांजेक्शन होती है। तो आप जब सर्विसेज प्रोवाइड दे रहे हैं ना, आप उसमें वो चीजें लिख लें कि भाई हमारा ये सीजनल बिजनेस है, 3 महीने बिजनेस चलता है, 6 महीने फिर हम सेविंग करते हैं, इतने इतने पैसे आते हैं। जाहिर बात है जो पैसे आएंगे उसका एफिडेविट भी होगा उसके पास, सही। उसकी आपके पास रिसीविंग भी होगी। तो वो साथ जो में। जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका बिजनेस को लिंक कर रहे हैं वो आप अटैच करें। सही। मेरा पर्सनल भी बिज़नेस केस ही था। मैंने इसके साथ जो है ना वो चेक्स हो गए, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी लगाई थी, जो भी हमने ट्रांज़ैक्शंस की थी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक वैलिड बनाने के लिए केस को। तो सही। फ़र्दर आसिम भाई अब हमें गाइड करें कि अगर किसी का लाइक कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनके स्पाउस जो है ना रिटायर्ड हो गए होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज से, पर उनके पास वो इतना बैंक बैलेंस होता है कि वो स्पॉन्सर कर सकें, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? यार मेरे
अबू रिटायर्ड थे। जैसे आपने, अच्छी बात है, हमें अपना भी एक केस जो है ना शेयर करना चाहिए। जैसे आपने अपनी बात बताई कि आपका बिजनेस का था, तो आप, मैंने जो बात की आपने भी यही कहा कि मैंने भी अपनी वो सही। ट्रांजेक्शन की चीजें स्टेप वगैरह लगाई था। तो मेरे भी अबू रिटायर्ड थे, अभी भी माशाल्लाह रिटायर्ड ही हैं। तो मैंने क्या किया, शो जो रिटायरमेंट के फंड्स हमें मिले थे और जो रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे, आप जब भी रिटायर होते हैं ना, वो जीपी फंड, रिटायरमेंट का लेटर, सारी चीजें वो आपको लिखत में मिलती हैं सरकार से। अगर नहीं, आप दोबारा भी निकलवा सकते हैं। लोग सही। थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। यार आप उनके पास जाओ ना, जहाँ उनकी सर्विस थी। जैसे ये अकाउंट्स ऑफिस होती है या जो ट्रेजरी ऑफिस होती है, वहां से आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने जो रिटायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो एक तो वो डॉक्यूमेंट हो गया जो प्रूव कर रहा है कि आप रिटायर्ड हुए। सही। फिर एक जीपी फंड और रिटायरमेंट फंड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, भाई इतने इतने पैसे इनको मिलेंगे। सही है, लेट से वो भले 5 साल पहले हुए, लेकिन यार वो एक अमाउंट, मोटा अमाउंट होता है। हो सकता है आपने वो खत्म कर दिया हो, लेकिन आप उसको शो तो कर देना एग्जैक्टली। कि भाई ये पैसे, वो सेविंग हमारे पास पड़ी। उसके अलावा भी आम बंदों के पास सेविंग्स होती है कुछ ना कुछ। सही। तो एक तो ये हो गया, रिटायरमेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो आप दिखाओगे, ठीक है। और जो पेंशन होती है उसकी भी स्लिप मिलती है, ठीक है। वो एक ही स्लिप मिलती है जो हर मंथ आपको वही पैसे मिल रहे होते हैं। अगर आप उसको 3 कापियां भी बना लो तो बात एक ही है। अगर फॉर द सेक ऑफ वीजा रिक्वायरमेंट एक निकलवा के उसकी 3 कापियां कर दो, सही। जमा करवा दो, भाई ये लो पेंशन यही है, क्योंकि पेंशन तो वही आती रहेगी आपकी हर महीने। सही। तो पेंशन की स्लिप हो गई, पेंशन के डॉक्यूमेंट, मतलब रिटायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर आपकी सेविंग्स होती हैं, जैसे आपने कहा कि भाई लोगों के पास पैसे तो होते हैं, तो आपके वो जो पैसे हैं वो डिक्लेयर्ड होते हैं एफपीआर में। अगर नहीं है तो आप किसी वकील के साथ बैठ के उसके साथ डिस्कस करें, उसको बताएं। जो इनकम टैक्स के लॉयर होते हैं, मैं ये अक्सर ये कहता हूँ, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। आप और मैं कुछ ना कुछ हम इंसाइट बताएंगे, भाई मैंने ऐसे किया, आप अपना केस शेयर करेंगे, मैं अपना करूंगा, लेकिन हर वकील। इंडिविजुअल का केस थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है एक दूसरे के साथ। एग्जैक्टली। जो जो इनकम टैक्स लॉयर हैं, आप जब उनके साथ बैठेंगे, उनको बताएंगे भाई ऐसे ऐसे मैंने इटली के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे इतनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, मेरे वालिद साहब रिटायर्ड हैं, उनकी ये सेविंग्स हैं, उनके ये पैसे हैं, हमने ये चीजें पहले ही शो की हुई हैं। अब इसको बेहतर करने के लिए कोई आप प्रोफेशनल हमें मतलब इनसाइट दें, सजेस्ट करें, तो खैर वो आपको अच्छी चीज बता सकते हैं। जो इनकम टैक्स लायर हैं, एग्जैक्टली। प्रोफेशनली वो आपको डील करते हैं। मैं कहता हूँ प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है, बिल्कुल। सही। तो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स, सॉरी रिटायरमेंट के, पेंशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए। सेविंग्स आप शो करते हैं, लेट से किसी के पास गोल्ड होता है, कार होती है या प्रॉपर्टी होती है। अब वो ये तीनों जो चीजें वो आपकी डिपेक्ट होनी चाहिए एफपीआर के टैक्स रिटर्न में। अगर आप कल आप बोल रहे हैं भाई मैंने बेच के वो पैसे रखे बैंक में, तो वो सेल एग्रीमेंट बनता है प्रॉपर। बाकी आपकी अपनी लीगल चीज है जो आपने डिक्लेयर की हुई है, भले 2019 में आपके पास है अभी भी, या 20 में डिक्लेयर की होगी, 21 में, 22 में, जब भी, सही। तो अभी तो आपके पास है, वो आपका एसेट है, ठीक है। अब उसको जब आप बेचेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, जब बेचेंगे तो बाकायदा वो एग्रीमेंट बनता है बायर और सेलर का आपस में, उसकी सही। डेट लिखी हुई होती है। सारी बात है, आपने लेट से आज बेचा है तो पैसे तो आप कल रखेंगे, एग्जैक्टली। तो ऐसा ना बेचा आज और 2 दिन पहले ही बैंक स्टेटमेंट बनी हुई है। सही। क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, इधर उधर से पैसे लेकर रख लेते हैं, फिर शो करते हैं कि भाई गाड़ी भेज दी, लेकिन उसको सिंक्रोनाइज करना चाहिए हमें। सही। तो जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनकी सेविंग्स वाली चीजें ज्यादा होती हैं, तो वो एफबीआर के जो टैक्स रिटर्न से वहां पे उनको गेम करनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसे आए। सही। फर्दर आसिम भाई, आप कौन से केस को ज़्यादा स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे? जो कुछ होते हैं जो सेल्फ स्पॉन्सर होना चाहते हैं, सेल्फ स्पॉन्सर वर्सेस अगर आपके स्पाउस या पेरेंट्स स्पॉन्सर्स हैं। यार देखो, कोई भी, मैं अगर सिर्फ हम कॉन्सुलेट की बात करें ना, वो तो अनप्रेडिक्टेबल है, मैं सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने काफी केसेस भी देखे, आपने भी देखे होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार ये जो बंदा है सामने वाला, नहीं होगा। इसका वीजा लग जाएगा, ठीक है। ये मैं भी देख रहा हुआ आ रहा हूँ। मुझे याद है जब मैं नया नया आया तो मैंने एक बंदे को कहा भी था यार आपका वीजा लगेगा, तो नहीं लगा। अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं था, लेकिन अगले साल लग गया, ठीक है। वो अभी इटली में ही है, जबरदस्त। तो आप ये किसी को भी नहीं कह सकते कि भाई सेल्फ वाला ज्यादा बेहतर है और किसी को जो स्पॉन्सर कर रहा है वो बेहतर है या नहीं है। सही। जो गाइडलाइन है ना, जो बिल्कुल सिंपल, जो काउंसलर ने चीजें बताई हुई हैं, लेट से उन्होंने 10 चीजें आपको दी हैं, अगर आप वो 10 चीजें सेल्फ स्पॉन्सर होके भी प्रूव कर रहे हैं या किसी को स्पॉन्सर करके प्रूव कर रहे हैं, दैट्स इनफ। सही। अब उसका, मैं अच्छी चीज, मतलब मैं इसमें ये अच्छी चीज समझता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, इटली के लिए आजकल जबरदस्त तरीके से, जैसे हम लोग सेशन कर रहे हैं, ऐसे डेली बेसिस पे भी लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं इटली के लिए। शायद 3-4 साल पहले मालूमात उस तरीके से मौजूद नहीं थी, अभी है। हर किसी के सही। यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे सेशन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लिखता रहता है, सीनियर कमेंट्स कर रहे हैं नीचे कि यार ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। तो जो वीजा फाइल करने जा रहा है ना, बेस्ट ये है अपना फोरसाइट, मतलब रेडी होने के लिए वो क्या करे, जो ऑलरेडी फेसबुक पे वीजा स्टोरीज लगी हुई है ना, उसको थोड़ा एनालाइज करे। एग्जैक्टली।
देखें हम 5 घंटे भी डिस्कस करें ना, हम 10-12 केसेस डिस्कस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं किसी को या आप किसी को ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी बंदा यहाँ पे बैठ के ना ऐसे नहीं कह सकता, ऐसे करना तो वीजा लगेगा पक्का। मैंने क्या कहा को आपको प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी पड़ेगी एफबीआर के इनकम लॉयर से। सही। आपको चले हमारी भी थोड़ी सी बातें सुन लें कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, हम्म। लेकिन क्यों जिनका वीजा लगा है, हो सकता है काउंसलेट को, एम्बेसी को उनकी बातें ज्यादा पसंद आ गई थी, तो आप उन 10-12 केसेस को लेके ना, जो रिसेंटली अभी अभी लगे, लेट से जो पिछले साल में लगे हैं, 1 साल पहले के भी केसेस, 2 साल के केसेस, 10-12 जो आपसे मिलते जुलते हों। लेट से बिजनेस वाला बंदा है तो बिजनेस को पकड़े, किसी का फॉरेन अकाउंट है तो फॉरेन वाले भी लोग आए हुए हैं, उनके केसेस जो फेसबुक पे पोस्ट हुए हुए हैं उनको एनालाइज करें, उनको देखे कौन कौन सी चीजें उन्होंने ऐसी बेहतर की थी जिनकी वजह से उनका वीजा अप्रूव हो गया। एक तो ये हो गया, उससे एक तो गाइडलाइन है जो मैं कह रहा हूँ, उससे तो आप ना हटें। 10 चीजें मांगिए, 10 चीजें दें, 15 ना दें लेकिन 10 लाजमी दें, क्योंकि 15-20 फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। एक चीज ये हो गई कि गाइडलाइन को मीट करें, कोई भी चीज मिस ना करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एनालाइज करें उन केसेस को जिनको वीजा मिल गया है। बाकी तो कुछ ना कुछ बता रहे हैं, कोई ना कोई चीज हम भी अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। कोई आप सेशन सुन लिया, किसी सीनियर की बात सुन ली, किसी से फोन करके पूछ लिया, किसी को अपनी चीजें रिव्यू करवा ली, कोई भी बुरी बात नहीं है। सही। हाँ, आसिम भाई फर्दर अब हमें गाइड करें। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फाइनेंशियल बिल्कुल ही लो होते हैं, ठीक है, वो लाइक 10-12 लाख भी मुश्किल से जो है ना अरेंज कर पाते हैं, तो उनके लिए कोई टिप्स हों, कोई और ट्रिक्स लाइक जो थोड़ी हेल्पफुल हो उनके लिए? यार काफी जो खास तौर हमारे लोग हैं जो मतलब सिंध में आपने देखे होंगे, क्योंकि मैंने ज्यादातर लोग कराची कॉन्सुलेट के केसेस देखे। अब उसमें ये होता है, काफी लोग लोअर मिडिल क्लास से आ रहे हैं, उनके पास वाकई पैसे नहीं है इतने एकदम से, मतलब एकदम से या 6 महीने से वो अचानक से पैसे होल्ड करके रखें। होल्ड तो नहीं करने होते, लेकिन आपको किसी तरीके से वो मेंटेन करना होता है जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, ठीक है। तो काफी लोगों के वीजा लग भी गए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बेचारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे लेकर बैंक में रखते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। लेकिन अब बेस्ट तरीका उसको प्रूफ करने का, पैसों को एलिजिबल करने का, वो यही है कि आप, जो मैंने पहले बात कही थी, टैक्स रिटर्न में जब आप शो करेंगे ऑलरेडी कि आपके पास, जाहिर बात है हर हाउस होल्ड में एक अपना एक तो इन्वेस्टमेंट होती है ना, कि सॉरी एक्सपेंसेस होते हैं, भाई इतने एक्सपेंसेस हैं, वो भी आप शो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या सेविंग्स वगैरह हैं होती हैं। नॉर्मली ये बात सच है, कोई गरीब भी होगा ना, उसके पास 10 लाख 5 लाख थोड़े बहुत पैसे होते हैं, ठीक है। तो टैक्स रिटर्न में आप शो कर देंगे भाई आपके पास पैसे पड़े हुए थे। या हमारे पास पाकिस्तान में ये कल्चर है कि लोग गोल्ड अपने पास रखते हैं, ठीक है। यहाँ घरों में औरतों के पास गोल्ड पड़े हुए होते हैं, किसी के शादी के जेवर होते हैं, किसी के थोड़े बहुत गोल्ड पड़ा हुआ होता है जिसकी मालियत इतनी होती है 10 लाख 20 लाख या 15 लाख के करीब। तो एक तो आप गोल्ड शो कर लें, पहले ही टैक्स रिटर्न में शो हुए होंगे, उसको आप जाहिर बात है ऐसा शो करेंगे आपने बेचे, किसी भी गोल्ड स्मिथ के पास जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई होती है यहाँ पे यार। काफी केसेस ऐसे भी हैं, वो क्या करते हैं अपना सोना बेच के, तो गोल्ड स्मिथ के साथ जो लेटर लेना, वो उससे कोई अच्छा सा लेटर बनवा ले, आजकल कंप्यूटराइज भी प्रिंट्स हो रहे हैं, वो स्टैंप और साइन करवा लें उससे, जो आपने शो किया था एफबीआर में। जाहिर बात एक चीज एसेट था, आपके आपके पास थे ऑलरेडी गोल्ड, उसकी मालियत इतनी थी, वो आपने बेचा, तो अमाउंट आप रख सकते हैं, लेकिन आप उसको शो तरीके से करना होगा। एफबीआर में भी हो, बेचें तो वो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, भाई इस तारीख को बेचा, गोल्ड स्मिथ की साइन और स्टैंप होना चाहिए। इसी तरीके लोगों के पास गाड़ी होती है, या किसी के पास घर या प्लॉट या जमीनें भी होती हैं, वो शो करते हैं भाई हमने बेची, तो उसको बेचने के वो डॉक्यूमेंट है ना, वो प्रॉपर होने चाहिए, सही बने हुए हो, फिर वो बेच के आप पैसे रख सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो बेचने की चीजें शो करते हैं कि हमने ये गोल्ड, गाड़ी या घर या प्लॉट बेचा, असल में वो पैसे किसी दोस्तों से या रिश्तेदार से लेके रखते हैं। लेकिन वो सेल के डॉक्यूमेंट्स अगर आप शो कर देंगे ना, देखिए आप कोई भी वीजा ऑफिसर होगा उसको ये चीज तो समझ में आएगी ना भाई, एक चीज उसकी एफबीआर में बताई हुई थी, उन्होंने इस तारीख पे बेची, कुछ दिनों के बाद उन्होंने पैसे रख दिए बैंक में। काफी लोगों ने ऐसा किया है, आप मैं इतने सैकड़ों केस बता सकता हूँ, उन्होंने गोल्ड सेल के डॉक्यूमेंट दिखाए, किसी ने गाड़ी बेच के डॉक्यूमेंट शो किए, किसी ने अपना घर बेच के डॉक्यूमेंट शो किए, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। सही। फर्दर आसिम भाई अब हम क्या सजेस्ट करेंगे, लाइक बैंक स्टेटमेंट कितनी रखनी चाहिए? कुछ बोलते हैं कि वो 30-40 लाख हो, कुछ बोलते हैं इससे ज़्यादा हो, कुछ बोलते हैं 20 लाख हो तो भी ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक? जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉन्सुलेट बताती है या एम्बेसी के भाई 10-12 ये चीजें हैं, ये आपने देनी है, ठीक है। इसी तरह जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से वो 6200 के अराउंड है, 6100 समथिंग लिखा हुआ होता है, ये पिछले साल भी की थी, चलो हम इसको राउंड अबाउट कर देते हैं 6200 यूरो।
इसको आज के रेट के हिसाब के साथ आपको कन्वर्ट करना है। जिस अभी लेट से आपकी जुलाई में वीजा ओपन होंगी, स्टूडेंट वीजा, तो इस मतलब साल के हिसाब से जो यूरो का रेट है आपने वो कैलकुलेट करना है, उस हिसाब से पैसे रखने हैं। जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है अगर आप उसको मीट कर रहे हैं, इनफ है, सही। ठीक है। उससे 500,000 ऊपर ही होना चाहिए या 1500, 50,000, कम नहीं होना चाहिए, सही। ठीक है। इन वेरी रेयर केसेस कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, वो बोलेंगे यार मैंने तो 6,000 रखे थे, उससे भी कम। मतलब देखिए 6,000 भी बड़ा अमाउंट है, वो उसको टच कर रहा है जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, सही। कुछ केसेस होंगे, मैं जानता भी हूँ एक दो केसेस को, लेकिन मैं ये कभी मशवरा नहीं दूंगा कि आप उनको ऐसा कोई एरर दे दें जो वो चैलेंज कर सके, क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको जो मिनिमम अमाउंट है ना वो पूरा करना है। मैं ये नहीं कहूंगा 50 लाख होने चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं यार ज्यादा पैसे दिखाऊं तो केस में, ऐसे नहीं है। जो पैसे आप दिखाएंगे, मिनिमम जो अमाउंट है उसको आपने मीट करना है लाजमी, सही है। जो मिनिमम अमाउंट है उसको आपने प्रूफ करना है कहाँ से पैसे आए, उसको आप जस्टिफाई करेंगे तो आपका केस पॉजिटिव ही रहेगा। और ज्यादा उसको आपने मतलब ऐसी चीजें नहीं करनी कि वो मिक्सअप हो जाए, चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे देने जो रेलेवेंट ही ना हो। सही। फर्दर आसिम भाई, अब ये सजेस्ट करें कि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो बैंक से उठा लें, मैनेजर सपोर्ट करते हैं कुछ एडिशनल पैसे लेकर, ये वो एक झूठी फेक इस बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। यार मैं वो कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम एक केस मुझे मिला था, मेरी नज़र में आया, तो उसने मुझे कहा कि सर मैंने ऐसे ऐसे पैसे लिए हैं बैंक से। तो मैंने उसको कहा एक काम करते हैं, सच बता रहा हूँ, हमने एक वेरीफाई की वो, ठीक है, क्योंकि हमने मैनेजर को उसने कहा हुआ था ना यार जब भी कॉल आए मेरी तरफ से किसी भी हवाले से उनको बोले हाँ भाई इस अकाउंट पे पैसे हैं। मैंने कहा भाई एक तरीका है इसको वेरीफाई करने का, ये भी उसको कॉल करो, ठीक है, कॉल करो मैनेजर को। हमने ऑफिशियल नंबर से कॉल करवाई, कराची से नहीं कहीं वो किसी भी मतलब, लेकिन लैंडलाइन नंबर से हमने कॉल करवाई। उसका नाम लिया, भाई ये नाम है, ये इसका NIC नंबर है, मैं मतलब इसको हम जॉब ऑफर कर रहे हैं, इससे हमने बैंक स्टेटमेंट वगैरह ली थी, तो हम वो वेरीफाई करना चाहते हैं क्या ये अमाउंट इसका अपना ही है या पड़ा हुआ है बैंक में। तो अब जाहिर बात है वो मैनेजर तो नहीं था ना जिसने पैसे लिए थे, या जो भी बंदा था, बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो उसने बोला सर इस अपना NIC और इस नाम के साथ कोई अकाउंट ही नहीं है हमारे पास। अच्छा। मतलब रिस्की है तो क्या? इस रिस्की है ना। देखो जो आपसे पैसे ले रहा है वो आपको कोई क्या देगा, कोई एक कंप्यूटराइज पेपर निकाल के देगा, वो तो आप PDF तो अपना वर्ड फाइल पे वो स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं। आप मुझे स्टेटमेंट दें, मैं आपको बना के दे सकता हूँ। सही। उसको बनाना क्या है, मतलब बैंक का नाम लिखा होता है कंप्यूटर जनरेटेड, तो ये तो फेक बनाना मसला ही नहीं है ना। सही बात। उसको वेरीफाई, तो बेहतर है आप, मैंने जैसे कहा कि भाई पैसे इधर उधर से लेके आप सेल के डॉक्यूमेंट शो कर देना सीधे सीधे, जो कि FBR में भी शो होंगे, ठीक है। पैसे आप लेने डॉक्यूमेंट आप सेल कर दें, कोई चीज बता दें मैंने ये सेल की, उसके सेल और मतलब जारी बात है जो सेल एग्रीमेंट बनता है वो आप शो कर दें। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो बैंक वाला सीन करें, क्योंकि उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। वो आपको अचानक से, चलो कोई अगर पैसे वाकई चलो रियल केस है, पैसे उसने रख भी दिए मैनेजर ने, तो सोर्स क्या है उसकी। देखो बैंक मैनेजर को आप ये भी नहीं कह सकते कि यार मैंने गाड़ी बेची है वो शो कर दो इसमें, वो जो स्टेटमेंट शो हो रही होगी, सही, तो वो तो उसकी वो जो आम ट्रांजैक्शन होती है बैंक की वो होती है, वो अचानक से इंटरनली वो ट्रांजैक्शन करते हैं ना बैंक वाले, 15 लाख रख दिए है ना, सही। तो उसको आप प्रूव कैसे करेंगे। 10, 12, 15, 3, 4 लाख की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होंगी, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपसे कॉन्स्टेंट एम्बेसी क्यों ले रही है, वो यही तो देखना चाहती है कि आपने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है। तो जो ट्रांजैक्शन का जो हेड होगा जिसका नाम लिखा हुआ होगा, जो टाइटल होता है ना कि भाई पैसे कहाँ से आए या किसने डिपॉजिट किए, तो आपने प्रूव करने हैं ना। बैंक क्या प्रूव करेगी, बैंक तो थर्ड पर्सन पता नहीं फोर्थ पर्सन के पैसे होंगे, वो इधर से उधर उनकी डेली जो बैंकिंग का सिस्टम होता है, पैसे किसी से लेते हैं किसी को देते हैं, उस अकाउंट को रनिंग में रखेंगे, ठीक है, लेकिन उसको अप्रूव कैसे करेंगे भाई। फाइनली कोई एडवाइस दें जो स्टूडेंट इटली में 2025-26 में अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए। हाँ यार एडवाइस यही है कि अपने अकाउंट को मैच्योर रखें। उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि जो इस अकाउंट को आप शो करने वाले हैं, आज से कल से जितने भी आपके जो डेली की बिलिंग हो ना वो उस कार्ड से करें, ताकि वो ट्रांजैक्शन बनती रहे। सही। पिछले 2 सालों से मैं काफी दोस्तों को यही बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये कोई गाइडलाइन नहीं है, सही है, ये जस्ट मेरी तरफ से एक ओपिनियन है कि कार्ड को आप यूटिलाइज करें ज्यादा। जब कार्ड से आप पे करेंगे कोई भी चीज, वो ट्रांजैक्शन शो होगी। जैसे अभी खैर से रमजान चल रहा है, ईद आ रही है, तो आप शॉपिंग करने जाएंगे, बाहर जाएंगे, पेट्रोल भरवाएंगे गाड़ी कार्ड में, का ज्यादा यूज करें। हाँ
12,000, 10,000, लाखों रुपए की कोई चीज आप लोगे, दोगे, तो वो ट्रांजेक्शन सीधे करो। बिल जो आप पे करोगे अभी यूटिलिटीज के, बिजली, गैस, अपना मोबाइल वगैरह के जो भी बिलिंग सिस्टम, जितने भी यूटिलिटीज है ना, वो सारे आप कार्ड से पे करें। सही। उससे एक चीज ये होगी कि वो प्रॉपर शो होगा कि भाई ये इसका अकाउंट, इसने अभी रनिंग सिर्फ में ये है। नहीं शो हो रहा कि इसने बैंक स्टेटमेंट बनाने के चक्कर में अभी ये पैसे वगैरह बंदा रख रहा है। सही। उससे ये भी शो होगा कि बाकी इसका ये बिल्कुल नॉर्मल सा, नेचुरल सा रनिंग अकाउंट है, अकाउंट है। रनिंग अकाउंट है, मेंटेन्ड है, पैसे सही। आ रहे हैं, जा रहे हैं, 2-3 लाख अगर आ भी गए हैं तो ये अकाउंट वाकई चल रहा था, इसमें आ भी सकते हैं। ठीक है, ये तो एक मतलब मेरी तरफ से ओपिनियन है कि सही। इस तरीके से आप चीजों को चलाते रहें। सही। ठीक है, बाकी तो हमने ओवरऑल सेशन पे बात की कि किस तरीके से पैसे आते हैं, कैसे रखने होते हैं। एक्सपर्ट आपको मशवरा लेना चाहिए, वकील के साथ बैठना चाहिए, सीनियर्स जो हैं आप उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवा लें। उनको जब भी आप किसी से डॉक्यूमेंट रिव्यू करवाएं, उसको अपना केस भी बता दें कि मेरी ये चीजें हैं, मैंने ऐसे ऐसे रखी है, मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने ये चीज पढ़ी थी, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। सही। और कॉम्प्लिकेट नहीं करें। मिसाल अब मैंने एक बंदे को देखा था, उसने 3 स्पॉन्सर किए। मैंने उससे पूछा यार जरूरत क्या पड़ी, मतलब क्यों 3 स्पॉन्सर, चलो मुझे समझा दो, हो सकता है उसके पास कोई लॉजिक हो, मैं नहीं समझ पा रहा उसकी बात। उसने कहा कि मेरे जो वालिद हैं उनकी इतनी इनकम है, उससे मैं इतने सबको मिला पैसे शो जुला कर के। सकता हूँ। सही। ठीक है, उसने कहा मदर को कर रहा हूँ, भाई को भी कर दिया। सही। तो मैंने कहा इन सबके फिर आप सारी चीजें वो दिखाओगे तो सामने वाला जो और केस ज्यादा देखेगा आपका, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो बेहतर है 2 बंदों के पैसे लेकर अब्बू के अकाउंट में रख दो सीधे सीधे। सही। सही। ठीक है, अब्बू की सोर्स ऑफ इनकम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, जो पैसे रखे उनको प्रूव कर दो कहाँ से आए। सही। फिर उनके बहुत सारे मतलब तरीके हैं भाई, कैश इन हैंड होता है, गोल्ड होता है आपके घर में, जैसे मैंने बताया एसेट शो कर दो ना सीधे सीधे। तो एक को स्पॉन्सर बनाओ, 2 को बनाने की जरूरत क्या है, 3 भी क्यों कर रहे हो। ओके। हाँ। ये कॉम्प्लिकेट ना करना चाहिए, मतलब कॉम्प्लिकेट ना करो, जो रिक्वायरमेंट्स है आप उनको मीट करो। अकाउंट को आप रनिंग में रखें, जो भी सामने वाला देखे वो ठग से समझे, बिल्कुल जनरल नेचुरल नॉर्मल अकाउंट है जैसे लोगों का सही। होना चाहिए। ये थैंक मेरी सजेशन है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। थैंक यू सो मच आसिम भाई आपके टाइम के लिए। और आई होप ये सेशन जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें उन स्टूडेंट के साथ जो अभी इटली का प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो अभी से वो अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए टॉपिक पे। तब तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।